अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर कुछ बातें रह गई थी बताने के लिए। वो ये एनाटॉमी ऑफ ओरल कैविटी में से पहली बात, देखो आपको समझना चाहिए पैलेट क्या है। मैं भी आपको बताती हूँ पैलेट क्या होता है। देखो आपके, मैंने फर्स्ट वीडियो ऑफ ओरल कैविटी, इंट्रोडक्शन टू ओरल कैविटी में बताया था कि आपकी रूफ के ऊपर देखो आपकी ओरल कैविटी है, ठीक है। अब ओरल कैविटी के फ्लोर पर क्या होता है, यानी कि इसे तुम एक रूम की तरह लो। अपने मुंह के अंदर वाले जो कैविटी है, जो खाली जगह है, उसको एक रूम की तरह लो। उसके फ्लोर के ऊपर क्या है, टंग है, ठीक है। उसके साइड पे क्या है, उसके साइड पे है चीक्स, ठीक है। और उसके रूफ पे क्या है, उसके रूफ पे मैंने बताया था पैलेट करके एक स्ट्रक्चर होता है। जब आप अपनी टंग को टच करोगे अपने माउथ के ऊपर वाले पार्ट के ऊपर, ओरल कैविटी के ऊपर वाले पार्ट के, तो आपको लगेगा कुछ हार्ड सी कोई चीज़ है, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये जो पैलेट, अच्छा वो जो रूफ है उसे आप पैलेट बोलते हो, उसे क्या बुलाते हैं हम, पैलेट। अब पैलेट दो तरीके का होता है। किस तरीके से कि आपकी जो आगे वाली जॉ है, यानी कि आपकी जो जॉज है उसके करीब, यानी कि मुंह के बाहर वाली साइड, लिप्स के करीब जो ऊपर वाली जगह है, पैलेट जो है वो होता है हार्ड। यू कैन फील इट। आप अपनी टंग से टच करिए अपने ऊपर वाले साइड, अपनी रूफ को टच करो टंग से, तो आपको महसूस होगा कि जो आगे वाला पार्ट है, जो आगे वाला यानी कि लिप्स के करीब जो पोर्शन है रूफ का, वो हार्ड है। लेकिन यहीं अगर आप अपना ईसोफेगस के करीब जो पार्ट है पैलेट का, वो सॉफ्ट है, ठीक है। तो पैलेट कितने तरीके का हो गया, दो तरीके का, एक हार्ड पैलेट और एक सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। अब मैं आपको सॉफ्ट पैलेट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो ये पैलेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पैलेट के ऊपर बहुत माइक्रोस्कोपिक पोर्शंस होते हैं जो मदद करते हैं खाने को मूव करवाने में। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट जो सॉफ्ट पैलेट होता है, उसका काम क्या होता है। ये क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ सवाल है एलएमसी में से, कि व्हाट स्ट्रक्चर अवॉइड्स द फूड टू गो इन नेजल कैविटी, यानी कि कौन सा ऐसा पोर्शन है ओरल कैविटी का, कौन सा ऐसा पार्ट है ओरल कैविटी का जो कोई खाने को नेजल कैविटी में जाने से रोकता है। देखो आपका ओरल कैविटी है, ठीक है। लेकिन ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के ऊपर आपकी नेजल कैविटी भी तो है। ये आपकी नेजल कैविटी है, ठीक है। ये आपकी ओरल कैविटी है। तो वो पोर्शन जो कि खाना ताकि नेजल कैविटी में ना चला जाए, तो उसको कौन रोकता है, उसको सॉफ्ट पैलेट रोकता है। गो इन नेजल कैविटी, ठीक है। अच्छा, एक कॉमन पाथ जो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को कनेक्ट करता है, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो यहाँ पे, वो पॉइंट जहाँ पे नेजल कैविटी ओरल कैविटी मीट होती है, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड आप जैसे बोल सकते हो, वो है आपका फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स स्पेलिंग प्लीज चेक कर लीजिएगा, बट फेरिंग्स एक वो कॉमन पैसेज है एयर, जहाँ से खाना भी गुजरता है और एयर भी जाती है। खाना आपके एसोफेगस, फिर ये जो फेरिंग्स है ये डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स के अंदर। एक आपका एसोफेगस जिसे आप फूड पाइप बोलते हैं, और एक आपका ट्रैकिया जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी इसे यहाँ से समझते हैं। ये बहुत बुरा बन गया, बट ठीक है। चलो, ये है आपका ओरल कैविटी, ठीक है, जहाँ से खाना इंजेस्ट होता है। यहाँ से एयर जाती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं नेजल कैविटी।
ये आपकी नॉस्ट्रल्स हैं, नॉस्ट्रल्स को हम लोग फैंसी नाम है इसका नेयर्स, ठीक है। जो आपकी नॉस्ट्रल्स हैं वो क्या है, एक्सटर्नल नेयर्स हैं। नॉस्ट्रल्स को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नेयर्स। फिर इसके अंदर आपकी इंटरनल नेयर्स होती हैं, ठीक है। अब वो जगह यहाँ से, यहाँ पे फूड होगा एंड यहाँ पे क्या होगी, एयर। अब ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे ओरल कैविटी और नेजल कैविटी मीट करेगी, इसे कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स कहा जाता है। अब ये फेरिंग्स डिवाइड हो जाता है दो अलग अलग पैसेज के अंदर, एक वो जहाँ से फूड जाएगा, एक वो जहाँ से एयर जाएगी। जहाँ से फूड जाएगा उसे कहते हैं फूड पाइप या फिर ईसोफेगस बोलेंगे, ईसोफेगस, ठीक है। ये है, इसे कहते हैं ट्रैकिया। अब देखो खाना ट्रैकिया के अंदर भी तो जा सकता है। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि खाने को रोकता है ट्रैकिया में जाने से? अभी मैंने बताया था कि सॉफ्ट पैलेट का काम क्या होता है कि इट अवॉइड्स फूड इन नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में जाने से खाने को रोकती है। तो ट्रैकिया में खाना ना चला जाए इसके लिए क्या चीज़ है? देखो हमारे ट्रैकिया के ऊपर एक ना इस तरीके से फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि जब खाना हम लोग स्वेलो करते हैं, खाना निगलते हैं, खाने को हम लोग जब ईसोफेगस के अंदर डालते हैं तो ये फ्लैप ट्रैकिया को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से ट्रैकिया के अंदर खाना नहीं जाता बट ईसोफेगस के अंदर जाता है। इसे कहा जाता है एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस। देखो ग्लॉटिस जो है ना वो ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया को कहा जाता है। तो एपी यानी कि वो फ्लैप जो कि ग्लॉटिस को कवर करेगा, एपी ऊपर, ग्लॉटिस के ऊपर आने वाला फ्लैप एपीग्लॉटिस। तो ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। एपीग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर लेता है। अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ, जो आप साउंड प्रोड्यूस करते हो वो साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। कोई भी दुनिया का कोई भी साउंड प्रोड्यूस होता है किसी भी दो चीज़ों के टकराने से, किसी भी चीज़ के वाइब्रेट होने से। अब यहाँ पे हम लोग जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो हम होता है हमारे साउंड बॉक्स की वजह से। हमारे साउंड बॉक्स के अंदर बोन्स पड़ी होती हैं, वो छोटी छोटी बोन्स जो है वो वाइब्रेट होती हैं, तो दैट्स हाउ वी प्रोड्यूस साउंड। अब इसे हम कहते हैं साउंड बॉक्स या फिर लैरिंग्स। आपने नाम सुना होगा लैरिंग्स। तो लैरिंग्स कहाँ पे मौजूद होता है, आपके ट्रैकिया के ऊपर। ट्रैकिया की ओपनिंग पे एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे दो बोन्स पड़ी हुई होती हैं जो वाइब्रेट होती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, वो स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लैरिंग्स। क्लियर हो गया? तो एपिग्लोटिस के नीचे आपको बिल्कुल लैरिंग्स मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया क्या होती है, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस को कवर कौन करता है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉट कौन सी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि खाने को ट्रैकिया में जाने से रोकता है, एपिग्लॉटिस। साउंड बॉक्स यानी कि लैरिंग्स इज लोकेटेड एट द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। अगर मैं आपसे कहूँ कि एसोफेगस की ओपनिंग को क्या कहा जाता है तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यू मस्ट नो, गलेट कहा जाता है, ठीक है। एसोफेगस के अंदर के ऊपर कोई ओपनिंग नहीं होती, सिर्फ ट्रैकिया के ऊपर होती है। इसोफेगस की ओपनिंग को गलेट कहा जाता है। फिर ये आपका इसोफेगस है, ठीक है। ये इसोफेगस फिर स्टमक में जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर क्या होता है, जैसे एक वॉल्व आपने पढ़ा होगा हार्ट के अंदर वॉल्व होते हैं, वैसे ही बहुत सारी जगह पे स्फिंक्टर्स होते हैं। वॉल क्या करता है, वन वे मूवमेंट करवाता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन। कभी भी वॉल में अपोजिट डायरेक्शन में चीज़ नहीं आ सकती, लेकिन स्फिंक्टर जो होता है वो टू वे मूवमेंट करवाता है। नॉर्मली तो उससे आगे ही चीज़ जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब एक्सट्रीम कंडीशन होती है तो उसके अंदर ऑपोजिट मूवमेंट में भी हो जाती है चीज़, यानी कि वॉल में चीज़ इम्पॉसिबल है, स्फिंक्टर में ऐसा हो सकता है। तो स्फिंक्टर वॉल दोनों ही चीज़ों को आगे पीछे होने से रोकता है, यानी कि एक तरह का रबर लाइक स्ट्रक्चर जो कि खाने को दोबारा से इसोफेगस में आने से रोकेगा, वो होता है आपका स्फिंक्टर। खाने को पीछे जाने से रोकेगा। लेकिन स्फिंक्टर की खास बात यह है कि स्फिंक्टर खुल सकता है, यानी कि कभी कभी क्या होता है, वॉमिटिंग, आपने नाम सुना होगा, वॉमिटिंग क्या होता है, रिवर्स पेरिस्टल्सिस होता है। तो खाना स्टमक से दोबारा से आपके माउथ में आ जाता है, देन यू स्पिट आउट द फूड। तो होता क्या है, जो स्फिंक्टर ये खुल जाता है, जब ये स्फिंक्टर खुल जाता है तो इस तरीके से खाना जो है वो दोबारा से माउथ में आ जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अभी ये स्फिंक्टर वगैरह को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब स्टमक की बात होगी। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ पेरिस्टल्सिस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि च्यूइंग को हम लोग मैस्टिकेशन कहते हैं। खाने को इसोफेगस के अंदर डालना, इस
एक्शन को स्वेलोइंग कहा जाता है। ठीक है, स्वेलोइंग देखो पहले तो स्वेलोइंग क्या होती है, वॉलंटरी होती है। मैं चाहूँ तो खाना अपने एसोफेगस के अंदर डालूंगी, नहीं चाहूँ तो आई जस्ट स्पिट आउट द फूड। ऐसा ही होता है कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल आप यू जस्ट आपने कोई चीज़ स्मेल नहीं किया, आपने जस्ट उससे अपनी ज़बान के ऊपर रख दिया, यानी कि उसे आपने खा लिया। बट नाउ दैट इट्स सो बिटर, आप उसे स्पिट आउट कर देते हो। तो ये आपके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में है कि आप खाना इंजेस्ट करो अपनी ईसोफेगस, यानी कि खाना स्वेलो करो, खाना अपने पेट के अंदर डालो, या ये वॉलंटरी है। डिपेंड करता है इंसान के ऊपर, किसी को कुछ खाना पसंद है, किसी को नहीं, तो दिस इज़ वॉलंटरी, सही है। लेकिन जैसे ही खाना आपने अपने ईसोफेगस के अंदर भेज दिया, जैसे ही आपने खाना स्वेलो कर लिया, फिर ये एक्शन इनवॉलंटरी हो जाता है। क्या हो जाता है? इनवॉलंटरी, क्योंकि फिर आपके हाथ में नहीं है। आप चाहोगे तो अच्छा, मैं चाहती हूँ कि स्टमक के अंदर खाना 2 घंटे रहे और फिर उसके बाद वो खाना चला जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर दोबारा से स्टमक में आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे ही आपने स्वेलो कर लिया, स्वेलोइंग के बाद पूरा प्रोसेस डाइजेशन का जो है वो इनवॉलंटरी है। और मैंने कहीं बहुत बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं कि जो भी इनवॉलंटरी एक्शन है वो आप होता है आपका स्मूथ मसल से, और जो भी वॉलंटरी चीज़ है वो आपकी होती है स्केलेटल मसल से। आपकी जो टंग है, आपकी टंग जो है वो स्केलेटल मसल है। जब आप अच्छा वॉलंटरी है, आपके कंट्रोल में है, आप जितना चाहो उतना बोलते हो, जितना जब आपको मन करता है आप नहीं बोलते, राइट। तो वॉलंटरी है, आपके कंट्रोल में। और वो मसल्स जो कि वॉलंटरी होते हैं वो स्केलेटल मसल्स होते हैं। ठीक है, आपके हार्ट के मसल्स, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स, रिप्रोडक्टिव मसल्स, ये सारे के सारे क्या है? स्मूथ मसल्स हैं, इनवॉलंटरी, आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो पेरिस्टालसिस क्या होती है? वो मूवमेंट जिसकी वजह से मसल क्या करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो इनवॉलंटरी है, स्मूथ मसल्स करवाते हैं। आपका पूरा गट जो है वो स्मूथ मसल से बना हुआ है, पूरे गट के अंदर पेरिस्टालसिस होता है, और भी बॉडी पार्ट्स के अंदर पेरिस्टालसिस होता है, जैसे कि आपका यूट्रस। एट द टाइम ऑफ बेबी बर्थ, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यूट्रस के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, वो मूवमेंट भी पेरिस्टालसिस होती है। और यूरेटर के अंदर भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स किससे बने हुए हैं? स्मूथ मसल से बने हुए हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि बहुत रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बहुत रैपिड नहीं होती, स्लो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है। ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, जब खाना जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। तो इससे आप बोल सकते हो, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, इफ़ यू वांट टू राइट द डेफिनेशन ऑफ इट, तो आप इसे लिख सकते हो कि इट इज वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल, अभी समझाऊंगी तो समझ आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दैट स्क्वीजेस द फूड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। या फिर सिंपल लफ्जों के अंदर इट इज a rhythmic contraction and relaxation of the muscles of the intestinal gastrointestinal tract, जिसकी वजह से खाना moves in the forward direction। अभी मैंने यहाँ पे word यूज़ किया circular and longitudinal। देखो मैंने आपको पढ़ाया था GUT, यानी कि गट की एनाटॉमी मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन गट करके एक वीडियो है, प्लीज़ डू वॉच दैट। वहाँ पे मैंने बताया था कि गट की कुछ वॉल्स होती हैं, लेयर्स होती हैं। जहाँ पे खाना मौजूद होता है वो होता है ल्यूमन, खाली जगह जो होती है जिसके अंदर खाना प्रेजेंट होता है वो ल्यूमन होता है। ठीक है, अब ल्यूमन के आगे बहुत सारी लेयर्स होती हैं इस तरीके से। जो सबसे पहले लेयर थी, मैं हर वीडियो के अंदर ये चीज़ रिपीट करती हूँ बिकॉज आई वांट कि आप ये आपको याद हो जाए ये चीज़ें। पहली जो है आपकी वो है म्यूकोजा, जो कि म्यूकस सिक्रीट करती है। दूसरी है म्यूकोजा, सब म्यूकोजा। ठीक है, थर्ड लेयर जो है वो मस्कुलैरिस है, फोर्थ सेरोसा है। तो ये आपको याद होना चाहिए एकदम फिंगर टिप्स के ऊपर। अच्छा, जो मस्कुलैरिस होती है, नाम से पता चल रहा है मसल से बनी हुई है, तो जो मस्कुलैरिस होती है, मस्कुलैरिस जो होती है, ये मस्कुलैरिस के अंदर मसल्स होती हैं। इंटरनली इसके अंदर होती हैं सर्कुलर मसल्स, बाहर की तरफ होती हैं इसके पास क्या, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, बीच में होती हैं इसकी ऑब्लीक मसल्स।
ठीक है, यानी कि इसे इस तरीके से समझ सकते हो, ये पूरी मस्कुलरिस है, ये पूरी मस्कुलरिस है, यहाँ पे सर्कुलर मसल्स है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है, और ये बीच में आ गई आपकी ऑब्लिक मसल्स। पूरी लेयर को आप क्या बोलते हो? मस्कुलरिस बोलते हो। तो ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है ये कौन सी लेयर की वजह से होती है? कि मस्कुलरिस की वजह से होती है। डन हो गया। अच्छा, इस मूवमेंट को बोलते हो पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस में हमेशा क्या होता है? खाना फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जाएगा। लेकिन एक होता है एंटी पेरिस्टालसिस। एंटी पेरिस्टालसिस में क्या होता है कि खाना बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है। जैसे मैंने अभी वॉमिटिंग की एग्जांपल दी थी, वॉमिटिंग, या फिर सही वर्ड इस्तेमाल करें तो प्यूक, तो आप करते हो तो उसके अंदर भी वही होता है, एक ही बात है। ठीक है, तो खाना दोबारा से स्टमक से आपके माउथ में आ जाता है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है ये एंटी पेरिस्टालसिस है, और ये एंटी पेरिस्टालसिस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रैपिड होती है एज कम्पेयर टू पेरिस्टालसिस। ठीक है, द रिवर्सल ऑफ पेरिस्टालसिस इज कॉल्ड डैश। तो एंटी पेरिस्टालसिस आंसर हो जाएगा। इसकी रिजल्ट के अंदर खाना क्या होता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, और इवेंचुअली वॉमिटिंग हो जाती है। मैं आपको एक टर्म से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, ये आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी लेट्स सी, हंगर पैंग क्या होता है? ये टर्म अगर आपने नहीं सुना तो मैंने तो ऑलरेडी लिख दिया है। देखो, हंगर पैंग क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये बेसिकली एक सिग्नल है जिससे आपको पता चलता है कि नाउ यू आर हंग्री, आपको भूख लगी हुई, यू शुड कंज्यूम समथिंग, यू शुड ईट समथिंग। ये क्यों होती है? क्योंकि ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, लो ग्लूकोज लेवल का मतलब ये है कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो होती है, जिससे आपको सिग्नल आता है कि आप यू शुड ईट समथिंग नाउ। ठीक है, इसे hunger contractions are peristaltic contractions which are increased by low blood glucose level। और ये हर इंसान के अंदर इसकी टाइमिंग डिफरेंट होती है। जब आपको भूख लगती है तो आप यू मस्ट हैव हर्ड सम वियर्ड साउंड्स कमिंग फ्रॉम योर स्टमक, तो वो क्या होता है? वो उसे ही हम लोग हंगर पैंग्स कहते हैं। ये एवरी 12 to 24 आवर्स, जैसे आपने शाम को खाना खाया तो इस खाने के 12 या फिर 12 से 24 घंटे के बाद आपको ये कॉन्ट्रैक्शन या आवाज़ें आएंगी आपको अजीब सी अपने बॉडी से। तो बेसिकली आपकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, इसीलिए ये आवाज़ें आती हैं, ताकि आप कुछ खा लें अभी। ठीक है, और कुछ लोगों के अंदर ये टाइम कम भी हो जाता है, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वो इसलिए क्योंकि उनका जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ होता है उनके सेल्स के थ्रू, और जल्दी से उनका ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है। तो हंगर पैंग्स एक टर्म मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हाँ, ये पेरिस्टालसिस का एक छोटा सा टॉपिक था। ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेरिस्टालसिस की वजह से ही आपकी स्वेलोइंग होती है। खाना ईसोफेगस से स्टमक में जाता है, फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, सो या वी आर गुड विथ पेरिस्टालसिस। आगे हम लोग बात करने वाले हैं जो बाकी चीज़ें रह गई हैं ओरल का।